चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, राइट। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे बेटा, जिसमें हमने बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स फिनिश अप कर लिया है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, राइट। हमारा यही टॉपिक चल रहा है बेटा अभी भी। एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कर लिया हो, ठीक है। हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, राइट। तो जनरली हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ लिया था बेटा, इसमें 5 पॉइंट थे, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म, राइट। हम कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक आज हमारे फिनिश हो जाए, देन फिर नेक्स्ट क्लास में ये, और फिर हमारा लिबरलाइजेशन का बेसिक सिचुएशन यहाँ पर ओवर हो जाएगी, ठीक है। देन फिर हम मूव कर जाएंगे बेटा नेक्स्ट सिचुएशन में, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो तीन सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन हमें डिटेल में डिस्कस करनी है बेटा। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हमारा यहाँ पर ओवर हो चुका है। एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपरली क्लासेस देखी हो बेटा, एंड रिवीजन वगैरह किया हो, ठीक है। देखिए, तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये पढ़ा था, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट, एंड फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो सबसे पहले आज की आप हेडिंग डालेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन कीजिए। आज की सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी बेटा, वो रहेगी दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट। तो चलिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन होता है, सर फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब क्या, क्या क्या चीज इसमें आता है। तो देखिए जरा, कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता है बेटा हमारे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, यू कैन नोट दिस। और तीसरा है बेटा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। ये कुछ बेसिक हमारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो इंक्लूड होते हैं बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में। सबसे पहला था बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, राइट। यानी कि बैंकिंग तो आप पढ़ ही चुके हो बेटा, चैप्टर नंबर 4 में काफी डिटेल में मैंने आपको बैंकिंग के बारे में डिस्कस करवा रखा है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर बेसिकली क्या होता है, ठीक है जी। एंड ये वाला जो सेगमेंट है आपका नॉन बैंकिंग, यानी कि सर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जनरली बेटा वो होते हैं जो बैंकों के अलावा और फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडल्ज रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो दैट इज यू कैन से LIC, राइट। एंड जो PFIs होते हैं बेटा, या फिर जो यू कैन से दैट इज पब्लिक व्हीकल्स जो भी होते हैं, राइट। ये सारे किस्म आते हैं, जैसे आपने सुना होगा बजाज फिनसर्व, राइट, मुथूट फाइनेंस, ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। तो जनरली बेटा ये बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग को इंक्लूड करता है। एंड दूसरा स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, या यू कैन से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, आपको पता है जहाँ पर शेयर्स में डीलिंग होती है, शेयर्स शेयर्स में डीलिंग होती है बेटा। आपको शेयर्स वगैरह बाय करना हो, सेल करना हो, कहाँ बाय कर सकते हैं बेटा, स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट का जो डिटेल है वो आप पढ़ोगे बिजनेस में काफी डिटेल में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जनरली बेटा जो फॉरेन फॉरेन करेंसीज होती है बेटा, उसमें यहाँ पे डीलिंग होती है बेटा। जब आप किसी फॉरेन करेंसी को लेना चाहते हैं तो उन सब में डीलिंग करती है। तो अल्टीमेटली तीनों सेक्टर बिलोंग करते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, राइट। तो फर्स्ट जो हमारा था दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग एंड बैंकिंग, राइट। दूसरा है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये बेसिकली बेटा हमारे एक फाइनेंशियल सेक्टर है। अब इन सेक्टर्स में कैसे कैसे रिफॉर्म आया, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये चीजें, तो देखिए, अगर मैं बोलूं इन इंडिया, इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय, या regulated and controlled
बाय आरबीआई। एंड आरबीआई का मतलब आपको पता होगा बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन बैंकिंग चैप्टर में काफी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि आरबीआई क्या होती है। ठीक है जी। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन ने इसके रोल पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला। देखेगा ध्यान से। कहते हैं लिबरलाइजेशन implied a substantial shift in the role of आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई के रोल को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। नोट करते रहिए बेटा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप नोट करते रहिएगा। अगेन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको नोट करते रहिए, फिर हम इकट्ठे इसको समझेंगे। अब कहता है सर बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या सिचुएशन है मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। डोंट वरी बेटा, जिसने नोट नहीं करा कोई बात नहीं, हम शो करेंगे फिर आप नोट कर लीजिएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं लिबरलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। लिबरलाइजेशन के दो सिचुएशन रखते हैं। एक मैं रखता हूँ भैया बिफोर लिबरलाइजेशन, और एक मैं रखता हूँ आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने दो एरो निकाले, और फर्स्ट हमने कोट किया दैट इज बिफोर लिबरलाइजेशन क्या सिचुएशन थी फाइनेंशियल सेक्टर की, और आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या सिचुएशन आई बेटा, इसमें क्या चेंजेस आए। तो कहते हैं जब बिफोर लिबरलाइजेशन हमारा आरबीआई का जो रोल था एज अ रेगुलेटर होता था, यानी कि इसको एज अ रेगुलेटर माना जाता था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के बेटा, द आरबीआई वुड itself fix interest rate structure for the commercial banks। ठीक है, बट नाउ आफ्टर ये सिचुएशन क्या हुआ, एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर द आरबीआई would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial bank to decide their rate of interest। तो इसका मतलब ये हुआ, now competition rule the decision making process। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको इतना समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट बेटा इधर देखो प्लीज। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या था, आपने थ्योरी नोट कर लिया, आप 2 मिनट इधर देखिए ध्यान से, इसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जी फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया। तो सबसे पहले हमें ये समझना था कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज आती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपके बैंक्स आ गए और नॉन बैंकिंग कंपनीज आ गए। ठीक है, स्टॉक मार्केट आ गया बेटा, और फाइनेंशियल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है बेटा, वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया। राइट, तो इसका बेसिक बेसिक देखो बेटा, इसको डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको, बैंकिंग तो मैंने आपको पढ़ा दी थी चैप्टर नंबर 4 में काफी डिटेल में, बट मैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं आपको बिजनेस में फाइनेंशियल सेक्टर को पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पढ़ाऊंगा आपको फॉरेक्स वाले चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में जब हम फॉरेक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको काफी डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लिए बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में क्या डिफरेंस आपको पता है। बैंकिंग जो बेटा जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन प्रोवाइड करते हैं टू द जनरल पब्लिक, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा वो बैंकों के अलावा काम करेंगे। देखो लोन देने का इनका भी काम होता है, बट दे आर समथिंग एल्स, ये और भी बहुत सारे फंक्शन जो फाइनेंस वाले होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये एज ए काम करते हैं, दैट इज LIC जो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, हाँ जी। और लोन की रिकवरी करना, ये सारी चीजें बेटा फैक्टरिंग का काम करना है, सारी चीजें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट शेयर बाजार होता है बेटा, जहाँ पर जाके आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, जहाँ पर फॉरेन करेंसीज में ट्रेडिंग वगैरह डीलिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है। तो तीन सेगमेंट बेटा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में कवर होते हैं। अब इस फाइनेंशियल सेक्टर को जनरली कौन रेगुलेट करता है, तो कहते हैं सर इन इंडिया, भारत में फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है RBI। ध्यान सुनो प्लीज, भारत में जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है बेटा, तो वो अथॉरिटी कौन सी है बेटा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सुनना, मैं आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और बताना चाहूंगा। RBI के साथ साथ बेटा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इंडिया को, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को क्या करती है बेटा, रेगुलेट करती है। अब बताता हूँ सेबी कहाँ करता है बेटा। सेबी करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, बेटा मैं स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज स्टॉक एक्सचेंज। प्लस जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है यानी कि फॉरेक्स मार्केट है, उसको भी बेटा सेबी भी रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली बेटा स्टॉक एक्सचेंज में इतना बड़ा रोल नहीं होता RBI का। RBI का जो मेन रोल है बेटा वो बैंकिंग सेक्टर्स में है, राइट। बट जो ये सेबी है ये 1992 में आया बेटा, राइट। कब आया बेटा, 1992 में। और 1992 से बेटा जो हमारा स्टॉक मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, देखो फॉरेन एक्सचेंज में तो RBI की डीलिंग होती है, क्योंकि जो फेमा एक्ट है बेटा हमारा वो कहीं ना कहीं RBI से गवर्न करता है, RBI से रूल करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम कह सकते हैं कि सर RBI का रोल होता है, बट स्टॉक मार्केट में RBI का बहुत कम रोल है बेटा, राइट। जहां पर ज्यादा रोल किसका है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट मीन सेबी का, राइट। बट इन जनरल हमारे सिलेबस में यहाँ पर सेबी का जिक्र उतना नहीं किया गया है। बट मैंने आपको बता दिया फॉर द नॉलेज पर्पस कि जनरली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेबी का भी रोल होता है। इवन तो मैं बोलूँ तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मोस्ट 90% मेजोरिटी ऑफ रोल किसका है बेटा, सेबी का ही रोल है, वहां पर RBI का उतना रोल नहीं होता, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं आपको बताऊंगा RBI के रोल के बारे में। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बट हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए मैं आपको जरूर बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जनरली बेटा गवर्न करी जाती है, रेगुलेट करी जाती है वाया सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी बेटा इसका गठन किया गया था, राइट। तो 1991 में बेटा हमारा क्या आया था, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, LPG पॉलिसी आई थी बेटा। और उसी के बाद बेटा सेबी का गठन हुआ था 1992 में, सेबी का, ठीक है। ये भी एक तरह से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का ही हिस्सा है, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने कहा कि जब लिबरलाइजेशन से पहले, देखो क्या कह रहा है, लिबरलाइजेशन ने एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल शिफ्ट किया किसमें बेटा, रोल ऑफ RBI। यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब आई तो उससे RBI के रोल्स में परिवर्तन आए, यानी कि RBI का रोल क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गया। तो पहले बिफोर लिबरलाइजेशन RBI कैसे काम करता बेटा, रेगुलेटर की तरह काम करता था, और आज के डेट में फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। यानी कि पहले पूरी तरह से RBI के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही बैंक फॉलो करते थे, उसके अलावा कोई और डिसीजन ये नहीं ले सकते थे। बट नाउ RBI रेगुलेटर नहीं है बेटा, उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया है। मतलब आप हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे टू द बैंक, राइट। उनकी एक्टिविटीज को उनको गाइड करोगे। हाँ नो डाउट रूल्स एंड रेगुलेशन आप ही बनाओगे, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही बनेंगे। और द पॉइंट बिंग यहाँ पर बैंक्स फ्रीली काम कर सकेंगे बेटा, आप उन पे एज अ रेगुलेटर काम नहीं करोगे, नाउ यू आर एज अ फैसिलिटेटर। यानी कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया बेटा, रेगुलेटर से उसको क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। नाउ इसका बेसिक इंपैक्ट क्या था, सुनिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक छोटा सा एग्जांपल ही है बेटा, अगर बोलूँ तो ये इतना कंप्लीट सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं बता रखा है, राइट। देखिए क्या कर रहा है, बिफोर लिबरलाइजेशन क्या सिचुएशन थी, आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या सिचुएशन है। कहते हैं बिफोर लिबरलाइजेशन जब RBI किसकी तरह काम करता था, रेगुलेटर की तरह, तो कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड इटसेल्फ, खुद ही बेटा इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था, किसके लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए। यानी कि कमर्शियल बैंक जो भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, एनी लोन्स, उन लोन्स के ऊपर बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिफोर लिबरलाइजेशन, ठीक है। RBI ही डिसाइड करता था कि कितना रेट्स होना चाहिए। तो वहां पर फ्रीडम तो है ही नहीं ना बिजनेस करने की बैंकों को। हाँ जी सर, देयर इज नो फ्रीडम, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा, जितना रेट बोलेगा उसी रेट के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इससे नुकसान हुआ,
ऑफ कोर्स बैंक डेवलप नहीं कर पाए बेटा। आप देखो ना, जो भी सरकारी बैंक है, जो या फिर 1991 से पहले जितने भी बैंक सेटअप थे, उनको आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है डेवलप, उनका बहुत ज्यादा एनपीएस है। राइट, दैट इज अ पॉइंट सर, इसीलिए क्योंकि उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया। जी। अब ये देखें ध्यान से, आज के डेट में एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। नाउ ध्यान ध्यान सुना प्लीज। आज ये आरबीआई सिर्फ क्या करता है बेटा, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को फैसिलिटेट करता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है बच्चों डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को फैसिलिटेट करता है। और ये छोड़ देता है कमर्शियल बैंकों के ऊपर कि भैया अपना रेट खुद ही वो डिसाइड करें, अपना जो भी इंटरेस्ट रेट है वो खुद ही क्या करें बेटा, डिसाइड करें। यानी कि आज के डेट में बैंक्स बेटा किसके आधार पे डिसीजन लेंगे बेटा, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। और आरबीआई का काम है डिमांड एंड सप्लाई को फैसिलिटेट करना, राइट, उनको रेगुलेट प्रॉपर तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। राइट, उसके लिए एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हमारे कमर्शियल बैंक क्या कर सके बेटा, अपने इंटरेस्ट रेट को तय कर सके। आई गेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल लोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो बैंक चाहेंगे कि हम प्रॉफिट ज्यादा कमाए, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देंगे। बट जब बैंकों को लगता है यार डिमांड लोन नहीं ले रहे हैं लोग, तो वहां पर वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि डिसीजन जनरली किसके आधार पर ले जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक मार्केट में आप किसका रूल हो गया बेटा, कॉम्पिटिशन का रूल हो गया किसमें बेटा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्या यहाँ तक आपको समझ आया बेटा, व्हाट आर द बेसिक सिचुएशन? हाँ जी बेटा, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? चलिए आप जरा फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। और जितने भी स्टूडेंट्स बेटा यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके वीडियो देखिएगा, नोट्स कॉपी कीजिएगा। बिना नोट्स कॉपी करे प्लीज आगे मत बढ़िएगा, ठीक है? चलो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया, सभी को समझ आ गया, किसी को डाउट्स वगैरह, एनीवन? चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट से, आपको नोट इट ऑन फास्ट। चलिए नाउ कुछ और पॉइंट्स है बेटा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, देन फिर हम फिस्कल रिफॉर्म्स में पहुंचेंगे। तो देखिए, कुछ मैं आपको नोट पॉइंट्स के जरिए बताऊंगा बेटा, तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला नोट पॉइंट है, कहते हैं जो फ्री प्ले मार्केट को अलाउ किया मार्केट में, फ्री प्ले मार्केट, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जो फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस अलाउ हुए, तो कहते हैं इनकी वजह से हैज लेड द एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। ऑब्वियसली बेटा, प्राइवेट बैंकर तभी मार्केट में आएंगे जब उनको प्रॉफिट्स दिखेगा। और फ्री प्ले मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे बेटा, क्या उनका बेसिक सिचुएशन रहेगा कि हाँ जी, हमें प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। तो इसलिए बेटा ये ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हुए, जिसमें दोनों आए, डोमेस्टिक में भी आए और इंटरनेशनल बैंक्स भी आए। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया में इंटरनेशनल बैंक भी सेटअप हो रहे हैं बेटा। तो वो इसी वजह से, राइट, जैसे कि एक बैंक का अगर मैं आपको नाम बताऊं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये इंडिया का बैंक नहीं बेटा, फॉरेन बैंक है, बट ये इंडिया में भी बिजनेस करता है। ठीक है, इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। चलो ये तो हुआ ही, एक और चेंज आया बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर 2। कहते हैं लिबरलाइजेशन हैज ऑल्सो अलाउड FII टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो जिसका कंक्लूजन ये हुआ कि भारत में काफी सब्सटेंशियल चेंज आया बेटा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। एक सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया shown a multi-dimensional growth and play a significant role
significant role in the growth and development of the economy। चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा एक बार। बेसिक सा सिचुएशन है। कहता है जब मार्केट में 1991 के बाद लिबरेशन में बेटा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया गया। अगेन दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। साइड में लिख लेना क्योंकि हमें बोलने की बड़ी आदत होती है। ठीक है। जब डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट में अलाउ किया गया फॉर द टेकिंग ऑफ डिसीजंस, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे एमरजेंसी हुए बेटा किसका, प्राइवेट बैंकर्स का, यानी कि बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स बेटा मार्केट में आए बिजनेस करने के लिए, जिसमें बेटा डोमेस्टिक भी थे और इंटरनेशनल भी थे, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आने वाले। कहते हैं लिबरलाइजेशन ने अलाउ किया एफआईएस को, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को। किसको बेटा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी कि बेटा अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसको भी अलाउ कर दिया गया कि आप भारत की इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में क्या करो बच्चे, इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो सर इस पॉलिसी के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण बेटा फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया शोन अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, राइट। इसमें जो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हुई बेटा, और जिसकी वजह से बेटा ये एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करने लग गया इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आज भी बेटा मैं बता रहा हूँ, इंडिया में या किसी भी देश में बेटा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर फाइनेंशियल सेक्टर वीक हो गया तो इसका मतलब बेटा उस देश में इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो इसके साथ बेटा हमारा ये लिबरलाइजेशन का सेकंड रिफॉर्म्स कंप्लीट हुआ, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको कुछ समझ आया बेटा? किसी पॉइंट में कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? बोले प्लीज, आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? इसको इसको नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज। हमारे कुछ पल्ले वल्ले पड़ता है? हाँ जी, प्रथम कोई डाउट बेटा? इसको सुनो जरा ध्यान से, छोटा सा पॉइंट आपको समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल में, नॉलेज पर्पस के लिए भी। ठीक है, सो दैट कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि एफआईआईज होते क्या हैं और ये सेगमेंट क्या है। ठीक है, इसको जरा डिटेल में समझा देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। देखो, दिस इज इंडिया। ठीक है। और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना प्लीज, इसको लिखने की कोशिश ना करें, पहले सुन लीजिएगा कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जनरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसे हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पर दो परिस्थितियां थी बेटा, एक तो बिफोर 1991 और एक आफ्टर 1991। यानी कि एक तरह से बोलूँ तो लिबरलाइजेशन से पहले और लिबरलाइजेशन के बाद की सिचुएशन क्या थी। तो सर मैं आपको अगर बताऊं तो जनरली फॉरेन इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट, नॉट अलाउड, या फिर नॉट अलाउड या फिर रेस्ट्रिक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो बेटा बिल्कुल अलाउ नहीं थे, या अलाउ थे तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी बहुत सारी। एक जबरदस्त रेस्ट्रिक्शंस मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट होती थी नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा ना एक कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, इसलिए सुनना इसको। मैं सिंपल एक नॉर्मल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। नॉन रिपिटेशन का मतलब क्या होता है, राइट। भारत में एक लॉ था, राइट, फॉरेन एक्सचेंज आने से पहले, फेरा, जिसको बोला फेरा एक्ट था। और फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था कि भारत सरकार कहती थी कि किसी भी विदेशी पर्सन से कि आप भारत में इन्वेस्टमेंट आके करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर आप जितना पैसा कमाएंगे, आप देख, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट किया और उस 1 करोड़ से आपने बेटा 50 लाख रुपए कमाए, तो आपके पास 1.5 करोड़ हो गए। तो जब आप वापस लेके जाना चाहोगे तो भारत सरकार कहती है भैया जो आपने भारत में कमाया है ना, इसको आप अपने देश लेके नहीं जा सकते। यानी कि आप 1 करोड़ तो ले जाइए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भारत में आपने पैसा कमाई है उसको आप अपने कंट्री में लेकर नहीं जा सकते, ये अलाउ नहीं था। तो रेस्ट्रिक्शंस हो गई ना। अब कोई भी पर्सन बेटा जो, और भारत सरकार बोलती थी कि इस 50 लाख रुपए को आप भारत में ही खर्च करो, भारत में ही इन्वेस्ट करो, आप अपने देश में लेकर नहीं जा सकते थे। तो बेटा मुझे एक लॉजिकल बात बताओ, ऐसे में कौन इस देश में इन्वेस्टमेंट करता? राइट, दिस इज द रेस्ट्रिक्शंस। आप भी नहीं करोगे किसी देश में अगर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगेगी आपके ऊपर, तो करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये सिचुएशन थी हमारी बिफोर 1999, सॉरी 1991, या यू कैन से बिफोर लिबरलाइजेशन की ये स्थिति थी। अरे यार क्या हो रहा है ये?
एक सेकंड ना रुको। लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये लिबरलाइजेशन से पहले की स्थिति ऐसी थी। अब बाद में आफ्टर लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात बताऊं, आफ्टर लिबरलाइजेशन भारत सरकार ने बोला कि भैया देखो आप हो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, आप आइए भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको अलाउ कर दिया जाता है, अलाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि रेस्ट्रिक्शंस वही जो मैंने आपको बताया बेटा, नॉन रिपेट्रिएशन को रिपेट्रिएशन कर दिया, यानी कि आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी पैसा कमा रहे हैं आप उसको वापस लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी बेटा कि एफआईआईएस को यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेटा अलाउ कर दिया गया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, हालांकि अगेन मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा था यहाँ पे इस टॉपिक को, क्योंकि आगे चल के बेटा मैं आपको जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इसका काफी डिटेल में बीओपी चैप्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में काफी डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजों को। राइट, अगर मैं यहाँ पर एक एक ऐसे वर्ड्स को पिक करके समझाने लगा ना बेटा आपको, तो ये चैप्टर और लेंदी हो जाएगा। राइट, तो सो दैट कि अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक है तो डेफिनेटली डोंट वरी, नॉलेज के लिए तो मैं बताऊंगा जरूर, बट आई होप सो कि आपको समझ आ गया, इसके चार्ट को बना लेना बेटा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अरे बोलो यार। ठीक है, और जो यूट्यूब से नालायक देख रहे हो लिख जरूर लेना इसको। ठीक है, चलो लिखो फटाफट से इसको। चलो जी, नाउ हमारे दो सेक्टर कंप्लीट हो गए बेटा यहाँ पे। पहला सेक्टर वी हैव डन, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया, और दूसरा हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स। नाउ फिस्कल का मतलब क्या होता है? राइट, सुनना बेटा, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो जी, अगर मैं फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करूं जनरली, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन, जब मैं आपको गवर्नमेंट बजट चैप्टर कराऊंगा बेटा, वहां पर हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी को। बेटा जो सरकार हर साल बजट लेकर आती है, उसी बजट को हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सुनना, बजट में गवर्नमेंट ना दो चीजों पे फोकस रखती है। बजट यानी कि रेवेन्यू, इसको हम रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। आज थोड़ा नेट ना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आवाज प्रॉपर आ रही है ना मेरी सभी को? और एक्सपेंडिचर, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है सनालायक ऐड को, आई मीन नेट को। हाँ जी, वॉइस आ रही है ना सभी को मेरी क्लियर? एक तो तुम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते यार। यस सर, आ रही है वॉइस, ओके। ठीक है, तो देखो जरा, तो अगर मैं जनरल बात करूं तो फिस्कल रिफॉर्म्स मतलब क्या? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जनरली जो बजट होता है बेटा हमारा, उसी को हम फिस्कल रिफॉर्म्स या फिस्कल पॉलिसी, सॉरी, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और बजट में दो चीजें होती है बेटा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। और सरकार को जो रेवेन्यू आता है वो विभिन्न विभिन्न सोर्सों से आता है, यानी कि सरकार के अलग अलग सोर्स है मतलब रेवेन्यू के। अगर मैं बात करूं तो दो तरह के सोर्स है, एक है टैक्स वाला सोर्स और एक है नॉन टैक्स वाला सोर्स। ठीक है जी, एक कौन सा सोर्स है टैक्स वाला और एक कौन सा सोर्स है नॉन टैक्स वाला। यानी कि गवर्नमेंट का, बट मैं आपको बता दूं मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू सरकार को कहाँ से मिलते हैं बेटा, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं हैं। ठीक है, यानी कि वी आर टॉक अबाउट, टॉक, एक सेकेंड यार क्या हो गया इसको आज यार, टॉक अबाउट रिफॉर्म्स अंडर टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के टैक्सेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स के यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा, कि टैक्सेशन सिस्टम में किस तरीके के रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, किस तरह के रिफॉर्म्स टैक्सेशन सिस्टम में हमारे आए थे, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा?
फिजिकल रिफॉर्म, देखो अगर मैं जनरली बात करूं, ध्यान सुना प्लीज। मैं फिजिकल रिफॉर्म मतलब क्या, फिजिकल रिफॉर्म मतलब सरकार की फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर सरकार अपने रेवेन्यू यानी कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात करती है। और सरकार के जो रेवेन्यू है उसके सोर्स है बेटा, यहाँ पर हम जनरली रेवेन्यूज की बात करते हैं, ठीक है। इसके सोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इज समथिंग एल्स। तो रेवेन्यू होंगे तो उसके बाद हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो सरकार जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो खर्च करती है वो एक अलग चीज है। और जो सरकार के रेवेन्यू सोर्स है बेटा दो हैं, एक तो आपका टैक्स सोर्स है और एक नॉन टैक्स सोर्स है। टैक्स का मतलब आई होप सबको पता हो बेटा, टैक्स वो रिसिप्ट होती है सरकार की जो पब्लिक मैंडेटरी बेसिस पे सरकार को पे करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम जनरली बात करेंगे 1991 में बेटा जो भारत सरकार के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में, टैक्सेशन सिस्टम में जो चेंज आया, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं, यहां तक किसी को डाउट बेटा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आपका। देखो इधर, बिफोर एलपीजी पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इवन तो मैं आपको बताऊं, और हाई टैक्सेस लगते थे बेटा लोगों के ऊपर, ज्यादा टैक्सेस। और जब ज्यादा टैक्सेस लगते हैं ना तो लोग पे नहीं करते बेटा, एज रिजल्ट यू नो दैट कि इतने हैवी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर के बाद किसने टैक्स पे करा बेटा, इंडिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ब्लैक मनी की। राइट, भारत सबसे ज्यादा ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को फेस करता है बेटा। उसका कारण रहा है क्या, हैवी टैक्सेशन सिस्टम। बेटा अगर किसी पर्सन जो 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर आप उससे बोलोगे भैया आप 40 50 रुपए हमें दे दो, तो वो कहीं ना कहीं बेटा नहीं देगा आपको। बोलेगा यार 100 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए तुम्हें दे दूंगा, तो मेरे को क्या बचेगा। तो इस लेवल से वो क्या करते थे, टैक्स की चोरी करना उन्होंने शुरू करा। तो गवर्नमेंट को 1991 में ये प्रॉब्लम समझ आई कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यानी कि दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया, तो यहाँ पर सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया और टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल बनाने की कोशिश करेगी। यानी कि कम टैक्स लगे, लो टैक्स सिस्टम लगाए बेटा, यही सिचुएशन था जहाँ पर लो रेट ऑफ टैक्स लगने शुरू हुए थे। राइट, वरना पहले इनकम टैक्स में बहुत हैवी हैवी टैक्सेस लगते थे बेटा। बट लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद बेटा जो टैक्स का स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, तो थोड़ा सा लिबरल हुए टैक्स, क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा लिबरल हुए, यानी कि कम टैक्सेशन चार्ज होने लगे। बट ये रिफॉर्म्स बेटा, और जबरदस्त रिफॉर्म आया हमारा 2017 में। भारत सरकार ने 2017 में जब अनाउंस करा था जुलाई वाले मंथ में, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये और बड़ा रिफॉर्म्स था बेटा भारत के इतिहास में, जिसने बेटा क्या किया, जीएसटी में क्या हो रहा है, 17 टैक्सेस, जो 17 अभी मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते थे बेटा, आईडीटी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भारत में थे वो 17 थे बेटा। तो ये डिलीट हुए और ये 17 के 17 टैक्स बेटा मर्ज हो गए जाके किसमें, हमारे जीएसटी में, ठीक है। तो ये भी बेटा भारत के इतिहास में बहुत बड़ा स्टेप था सरकार का, जहां पर एक टैक्सेशन सिस्टम को और सिंप्लीफाइड किया गया। तो ये हमने बेसिक बात करी बेटा टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थ्योरी में आपको लिखवा दूंगा, पहले मुझे बताओ कि आपको समझ आया थोड़ा बहुत कि हम फिजिकल रिफॉर्म्स है क्या, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स। श्योर, हाँ जी बेटा। तो चलो फिर एक बार फटाफट से ना इसको आप लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए एज इट इज, जैसे मैंने आपको लिखवाया है, इसको नोट कर लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं और अगली कॉन्सेप्ट्स की ओर हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए पहले आप इसको नोट करिए फटाफट से, ठीक है, इसको नोट करेंगे फटाफट से। तो जैसे कि हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा फिजिकल रिफॉर्म्स का, तो जरा इसकी थ्योरी भी लिख लीजिए अब आप। तो कहते हैं सर फिजिकल रिफॉर्म्स, जो फिजिकल रिफॉर्म्स हैं वो रिलेट्स हैं टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यही पढ़ा था बेटा हमने कॉन्सेप्ट में। जी सर। अब कहते हैं सर टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल components
प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। तो जो ये हमारा टैक्स रिफॉर्म था बेटा, ये जनरली बेटा हमारा क्या था, मेजर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स था फिस्कल रिफॉर्म का। एंड टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। ठीक है, टैक्स हमारे दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। सुनना, इसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सिचुएशन। ठीक है, तो जरा ध्यान से अपना ध्यान इधर दीजिए, लिखने में मत ध्यान दीजिए बेटा, इधर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और एग्जांपल से ही समझेंगे कि बेसिक सिचुएशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चे प्लीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक पर्सन है मिस्टर राम, भारत सरकार ने इम्पोज किया, या आप इसको बोल सकते हैं लेवीड, टैक्स ऑन मिस्टर राम। यानी कि भारत सरकार ने टैक्स किसके ऊपर लगाया, मिस्टर राम के ऊपर। ठीक है, अब जो पेमेंट का बर्डन है, यानी कि मिस्टर राम कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू अदर्स। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने टैक्स किसके ऊपर लगाया, मिस्टर राम के ऊपर। राइट, अब राम जो है वो अपना पेमेंट बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी कि राम itself पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, वही व्यक्ति बेटा सरकार को टैक्स पे करेगा। ध्यान सुनना, जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, वही व्यक्ति सरकार को क्या करेगा बेटा, टैक्स पे करेगा। यानी कि टैक्स लेवी सेम पर्सन जिसके ऊपर लगा विल पे टैक्स। ठीक है, यानी कि सेम पर्सन क्या करेगा बच्चे, टैक्स पे करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। अगर आपने इनकम जनरेट करी बेटा, और उसी इनकम के ऊपर भारत सरकार आपसे टैक्स मांगेगी, तो आप ही पे करोगे, शिफ्ट नहीं कर सकते। और एक वेल्थ टैक्स होता है। ठीक है, तो दो तरह के टैक्स होते हैं बेटा, जो कि क्या होते हैं, इन डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बेटा। अब ये डिलीट हो चुका है बेटा, आज के डेट में बेटा डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज इनकम टैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक क्रक्स पॉइंट में बताता हूँ आपको, जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा, वही व्यक्ति टैक्स अगर पे करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, डायरेक्ट टैक्स। सुन लेना, फिर डाउट में आपके क्लियरली लूंगा। अब आता है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब होता है, तो इसको भी बेटा एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड या लेविड, यार स्पेलिंग थोड़ा ना गलत हो गई, इसको ये कर देना, ठीक है, लेविड टैक्स ऑन मिस्टर श्याम। यानी कि भारत सरकार ने टैक्स किसके ऊपर लगाया बेटा, मिस्टर श्याम के ऊपर। अब यहां पर मिस्टर श्याम पेमेंट के बर्डन को, पेमेंट ऑफ टैक्स, या यू कैन से बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू पब्लिक, या यू कैन से कस्टमर्स।
ठीक है। यानी कि देखो सरकार ने टैक्स किसके ऊपर लगाया, मिस्टर श्याम के ऊपर। मिस्टर श्याम बेटा वो किससे रिसीव कर रहा है, पब्लिक से। यानी कि खुद पे नहीं कर रहा भाई साहब, खुद क्या नहीं कर रहा बेटा, टैक्स को पे नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी सर्विस प्रोवाइड करता है और इसकी सर्विस प्रोवाइड करने की फीस है बेटा 500 रुपए, तो ये उसमें ऐड करवा लेता है टैक्स 10 रुपए का, लेट अस अज्यूम, तो 510 रुपए हो गया। अब ये 510 रुपए कौन पे कर रहा है बेटा, पब्लिक पे कर रही है। तो जिसमें से 500 रुपए तो किसके हैं, मिस्टर श्याम के, और ये 10 रुपए किसके हैं बेटा, सरकार के। तो सर मिस्टर श्याम के ऊपर जो टैक्स लगा, राइट, लगा तो मिस्टर श्याम के ऊपर, बट पे कौन कर रही है, जनता। बट गवर्नमेंट को टैक्स सबमिट कराने का काम किसका है बेटा, मिस्टर श्याम का ही है। यानी कि मिस्टर श्याम ही है बेटा जो सरकार को क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे टैक्स, सबमिट द टैक्स। ठीक है। जो उन्होंने पब्लिक से टैक्स रिसीव किया इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अब वो उसको गवर्नमेंट को क्या कराएंगे, सबमिट कराएंगे। यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा वो नहीं पे कर रहा, वो किसी और से पे करवा रहा, बट पे वही, सबमिट वो कौन कर रहा है बेटा, वही सेम पर्सन कर रहा है जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया था। तो ये बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, आज की डेट में बेटा भारत में दो ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं जनरली। ठीक है, पहला है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है बेटा आपका कस्टम ड्यूटी। क्या बच्चे, कस्टम ड्यूटी। बेटा और भी है, वैट वगैरह भी है, बट वो जनरली कुछ ही गुड्स के ऊपर बचे हुए हैं बेटा, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, वैट एक्साइज वगैरह ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 90% गुड्स में से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कुछ गुड्स में आज भी सरकार ने बेटा उन्हीं पुराने टैक्सेस को लगाया गया, बट इन जनरली मेजोरिटी अगर मैं बात करूं, आज की डेट में भारत में दो ही टैक्स है बेटा, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सिचुएशन। क्या आपको समझ आई, बोलो। क्या क्लियर, पल्ले बल्ले पड़ा कुछ तुम्हारे। श्योर। ठीक है, जीएसटी अभी आया बेटा 2017 में। ठीक है। उससे पहले सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अदर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सॉरी, दैट इज वेट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स वगैरह, दुनिया भर के टैक्सेस थे बेटा। 17 टैक्सेस थे इनडायरेक्ट, पहले वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं और उनकी जगह एक टैक्स आ चुका है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों ने लिख लिया ये, फटाफट से इसको नोट करो, चलो जल्दी नोट करो फटाफट से, ठीक है। चलिए जी, देखिए ये दो नोट पॉइंट बेटा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ आ गए होंगे बेटा, और रिफॉर्म समझ आ गया होगा, क्या रिफॉर्म किया, टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया। तो देखिए क्या करा है, प्रायर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले जो भारत का टैक्स स्ट्रक्चर था बेटा ऑफ द कंट्री इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इवेजिव। ठीक है, क्या था बेटा, हाईली कॉम्प्लेक्स और इवेजिव, राइट। ऐसा टैक्स था बेटा जिसमें लोगों को डर था, राइट, कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स ना लगे, और जिस डर की वजह से वो टैक्स की चोरी करते थे। क्या करते थे बेटा, टैक्स की चोरी करते थे, सरकार को प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते थे बेटा, अच्छे से कंप्लाइंस नहीं करते थे, राइट, क्योंकि हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस था, जहां पर लोग अपनी इनकम छुपाते थे, राइट। जिनकी इनकम 50 लाख है वो 20 लाख बता रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स सर, झूठ बोलते थे लोग, टैक्स चोरी करते थे, जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस बढ़ता है बेटा, टैक्स की चोरी होती है, ब्लैक मनी बढ़ता है, राइट। तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम समझ है, आफ्टर लिबरलाइजेशन बेटा जब टैक्सेशन में चेंज हुआ, तो नाउ जो टैक्स स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंप्लीफाइड है बेटा, आसान है और मॉडरेट है, राइट। जिसकी वजह से बेटा टैक्स कंप्लायंस बढ़ा, लोग टैक्स को लॉस, टैक्स लॉस को फॉलो करने लगे बेटा, कंप्लायंसेस को फॉलो करने लगे, और जिसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई। मैं आपको भी करंट का डेटा बताऊं, अगस्त में भारत सरकार को जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ बेटा, वो 1 लाख करोड़ का प्लस का कलेक्शन हुआ है। यानी कि जीएसटी से जो सरकार का रेवेन्यू आया बेटा, 1 लाख करोड़ प्लस का रेवेन्यू आया सिर्फ एक महीने में, अगस्त के मंथ में। क्यों, क्योंकि सिंप्लीफाइड तरीका है बेटा, राइट, बहुत आसान टैक्स है, छोटे रेट्स बहुत कम ले रहे हैं, राइट, और बहुत सिंप्लीफाइड है, उतने कंप्लायंसेस का झंझट नहीं है बेटा। तो जहां पर क्या होता है, सरकार के रेवेन्यू बढ़ते हैं, लोग ज्यादा कंप्लायंस करते हैं, उन्हें टेंशन ही नहीं है ज्यादा। ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट कि जो टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स आए हैं बेटा, वो काफी ज्यादा मॉडरेट है, काफी सिंप्लीफाइड है, जिसकी वजह से बेटा टैक्सेशन स्ट्रक्चर की कंप्लायंस बढ़ रही है। तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जितनी भी कंप्लायंसेस बढ़ेंगी, तो लोगों का रेवेन्यू, यानी सॉरी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना ही बढ़ेगा, राइट। तो ये फिस्कल रिफॉर्म जो जनरली गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड था बेटा, वो यहाँ पर ओवर हो गया। एंड आई होप सो कि आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ नॉलेज भी मिली हो बेटा आज आपको, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड वगैरह वगैरह जो भी आपने पढ़े। तो यहाँ पर बेटा लिबरलाइजेशन में दो तीन सेक्टर हमारे खत्म हो गए। पहला पहला सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा सेक्टर था हमारे पास दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, और एक तीसरा हमने पढ़ा फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर द
लिबरलाइजेशन पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको भी काफी टाइम देंगे बेटा। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। प्लीज प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लीजिएगा नोट्स, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर।